हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार्स आर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर्स व्हिच वर नॉट इशूड बाय मेनी ऑफ द जमींदार्स, द रीजन वाज। ठीक है जी, परमानेंट सेटलमेंट मैंने काफी डिटेल में डिस्कस की है। अगर आपने मेरे ईपीएफओ रैपिड रिवीजन सीरीज देखी है, जो हम मंडे को बेसिकली हिस्ट्री का सेशन डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। बट चलिए यहाँ पर भी हम समझेंगे। पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है, द जमींदार वे आर ट्रस्टेड बाय द farmers. B, there was no official check upon the zamindars. C, it was the responsibility of the British government. And D, the farmers were not interested in getting patas. ठीक है जी, परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है? ठीक है जी, इसको हम समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है बी, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार्स। ठीक है जी, अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फर्स्टली राइट गए थे 1765 में कि वो दीवानी राइट्स के थ्रू टैक्स वसूली कर सकते हैं बंगाल वाले रीजन में। ठीक है जी, फिर 1773 का एक्ट पास हुआ। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स दे दिए कि आप ट्रेड के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल भी अपने आप को स्टैब्लिश कीजिए। ठीक है जी, और उसके बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर ही आ गई कि यहाँ पर ये टैक्स को लेकर कुछ अपने कोड्स बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर लॉज बना सकते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है जी, पहले वैरेन हेस्टिंग ने एक मुगल के समय में इज़्ज़तदारी सिस्टम चला आ रहा था, उसमें कुछ चेंजेस करे। लेकिन फर्स्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कोड आया था या एक सेटलमेंट आया था, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, 1793, और ये कॉर्नवालिस कोड का ही पार्ट है। ठीक है जी, अब परमानेंट सेटलमेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वैसे तो ये 10/11 एक तरह से ये कंडीशन थी कि आपको इस तरह से टैक्स देना है, बट आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए कि लैंड है, ठीक है जी, और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि हम मीडिएटर बना रहे हैं जमींदार्स को, मतलब जमींदार्स को मालिकाना हक दे दिए गए इन लैंड्स के। ठीक है जी, और ट्रांसफरेबल है, मतलब जमींदार्स के बाद उनके बेटे, फिर उनके बेटे, मतलब ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ये मालिकाना हक किनको है? जमींदार्स को दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है जी, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड करा परमानेंट सेटलमेंट में हमें क्या चाहिए? फिक्स्ड रेवेन्यू। ठीक है जी, मान लो यहाँ पर फार्मर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेट अस सपोज मान लो कि यहाँ पर चावल, गेहूं कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है और उससे कमाई हो रही है 150 रुपीज़ की, मतलब ये प्रोडक्शन 150 रुपीज़ की हुई है। ठीक है जी, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिक्स्ड रेवेन्यू के थ्रू यहाँ पर 100 रुपीज़ चाहिए। ठीक है जी, बचे 50 रुपये, और ये 50 रुपये का जमींदार क्या करें? इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेना देना नहीं है। बट एक कंडीशन यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और लगाई थी। वो कंडीशन क्या थी? सरप्लस रेवेन्यू। ठीक है जी, सरप्लस रेवेन्यू जो था वो बेसिकली इसी लैंड पर यूज़ करा जाएगा, चाहे वो इक्विपमेंट पर्पस के लिए हो या सॉइल की फर्टिलिटी रेट को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर जो जमींदार हैं वो यूज़ कर सकते हैं सरप्लस रेवेन्यू का। ठीक है जी, मान लो कि ये 50 रुपीज़ को 10 रुपीज़ यहाँ पर फार्मर्स को दे दिए जमींदार ने, 20 रुपीज़ अपने पास रखे और 20 रुपीज़ सरप्लस रेवेन्यू के तौर पे यहाँ पर रख दिए गए। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन हुई 200 रुपीज़ की, यहाँ पर फिक्स्ड रेवेन्यू के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना चाहिए? 100 रुपीज़। और फिर ये जो 100 रुपीज़ आएगा, ये जमींदार डिसाइड करेंगे कि इसका करना क्या है, फार्मर्स को कितना देना है। और मान लो नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, यहाँ पर डाउट लाइक कंडीशन होगी या फिर मानसून अच्छे से नहीं आया और यहाँ पर प्रोडक्शन हुई मात्र 50 रुपीज़ की। ठीक है जी, अब 50 रुपीज़ की प्रोडक्शन हुई है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिक्स्ड रेवेन्यू चाहिए 100 रुपीज़। अब वो कहाँ से आए, इनको मतलब नहीं है। ठीक है जी, और ये ज़मींदार से पूछेंगे कि हमें तो पैसा चाहिए। ठीक है जी, और ज़मींदार फार्मर को एक्सप्लॉइट करेंगे। फार्मर्स यहाँ पर ज़मींदार से लोन लेंगे और लोन लेकर ये सारा का सारा जो फिक्स्ड रेवेन्यू है वो चुकाएंगे। ठीक है जी, तो कंडीशन आपको समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल थी परमानेंट सेटलमेंट में। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको समझनी होगी कि परमानेंट सेटलमेंट को सनसेट लॉ भी कहा जाता है। मतलब ऐसे समझ लो कि फ्राइडे का दिन निर्धारित करा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि आप यहाँ पर हमें जो भी बेसिकली फिक्स्ड रेवेन्यू है वो फ्राइडे तक ले आओ और सनसेट से पहले पहले। ठीक है जी, अगर आप नहीं लाए तो हम कार्रवाई आप पे भी कर सकते हैं, मतलब ज़मींदार पे भी कर सकते हैं और फार्मर्स पे भी कर सकते हैं। ऐसा कहना किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ठीक है जी, और ब्रिटिशर्स जो थे वो बेसिकली फिक्स्ड रेवेन्यू ही यहाँ पर देखते थे, मतलब उनको लेना देना नहीं था कि फार्मर्स की हालत क्या है, किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और ज़मींदार यहाँ पर किस कंडीशन पर यहाँ पर वसूली करते थे। ठीक है जी, इवन यहाँ पर तो इस तरह से भी हो गया था कि कुछ ज़मींदार ने अपने घर शहर में बनाने शुरू कर दिए, गांव में इन्होंने एक पर्सन रख दिया जो कि ये वसूली का काम करते थे, मतलब टैक्स वसूली का काम। एक तरह से ज़मींदार ने भी मिडल मैन रख लिया था। ठीक है, और कुछ जमींदार ने इशू किए थे पट्टास। ठीक है जी, और कुछ नहीं भी करते थे। तो आप यहाँ पर समझो देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार। ठीक है जी,
बी। बाकी हमने काफ़ी डिटेल में समझा है इसको, इज्जतदारी सिस्टम के साथ भी रिलेट करके समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट एक्ट था या फर्स्ट कोड था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और डिटेल में अगर आप समझोगे तो डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा, और इसके बाद जितने भी रिवोल्ट्स हुए थे वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है जी। ये यूपीएससी 2010 में आया हुआ है, इवन सीडीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड बैटल से तो एसएससी, रेलवे, इवन स्टेट में और आपके एग्ज़ाम में जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड बैटल। पहले कंडीशन समझते हैं, फिर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ए ऑप्शन है, he wanted to avenge the exclusive by Marathas of his वाइसरॉय तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर, ठीक है जी। बी, द फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर ऑफ जलंधर अदीना बैग खान इन्वाइटेड हिम टू इन्वेड पंजाब, ठीक है जी। सी, ही वांटेड टू पनिश मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द चार महल गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट, पसरूर, ठीक है जी। डी, ही वांटेड टू एनेक्स द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब अप टू द बॉर्डर ऑफ दिल्ली इन हिज किंगडम, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने बैटल ऑफ मतलब जो पानीपत की बैटल्स हैं वो अगर अच्छे से पढ़ी हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो ये तैमूर शाह थे ये कौन थे? देखिए अहमद शाह अब्दाली के बेटे थे तैमूर शाह, ठीक है जी। और अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में, मतलब ये थर्ड बैटल हुई थी 1761 में, 1757 में दिल्ली में इन्वेड किया था। और इन्वेड करने के बाद जो अहमद शाह अब्दाली थे उन्होंने बेसिकली कैप्चर कर लिया था पंजाब और कश्मीर वाला रीजन, और कश्मीर में अपने बेटे को यहाँ पर बैठा दिया था, कश्मीर और या ऐसे समझो पंजाब वाला जो पार्ट है। और लाहौर से एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे तैमूर शाह, जो कि बेटे थे किसके? अहमद शाह अब्दाली के, ठीक है जी। और अहमद शाह अब्दाली का अगर हम इतिहास देखें तो नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई, मतलब अफगानिस्तान रीजन में अपने आप को काफ़ी मजबूत किया और पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। और अफगानिस्तान में इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट अफगानिस्तान भी कहा जाता है, और लोग बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं, बाबा अहमद शाह इस तरह से इनको वहाँ पर बुलाया जाता है। इनकी दरगाह भी है कंधार रीजन में, ठीक है जी। और इनको फादर भी कहा जाता है मॉडर्न स्टेट ऑफ अफगानिस्तान का, ठीक है जी। अब अहमद शाह अब्दाली के बारे में तो चलो हमने पढ़ा कि 1757 में इन्होंने दिल्ली में लूट करा, देन इन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर तैमूर को बैठा दिया। अब हमें पढ़ना होगा थर्ड बैटल में जो इनके इंगेज थे मराठास के बारे में भी कुछ, ठीक है जी। अब देखिए मराठास उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और पेशवा बाजीराव फर्स्ट, ठीक है जी, पेशवा बाजीराव फर्स्ट के समय में मराठास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, ठीक है जी। इनका जो होल्ड है वो नॉर्थ प्रोविंस में भी काफ़ी अच्छा हो गया था, ठीक है जी। और पेशवा बाजीराव ने 1720 से लेकर 1740 तक एक तरह से एज अ पेशवा की पोस्ट को संभाला, ठीक है जी। बाद में पेशवा की पोस्ट पर कौन आए? पेशवा बाजीराव के बाद ये बाजीराव फर्स्ट हैं, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, ठीक है जी। इनके बाद आए बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव इन्होंने पोस्ट संभाली 1740 से लेकर 1761, इनको नाना साहिब भी कहते थे, ठीक है जी। अब इनके समय में क्या हुआ, जब अब्दाली ने अटैक करा तो इन्होंने अपने ब्रदर रघुनाथ राव को भेजा कि नॉर्थ प्रोविंस में आप जाइए और ये जो अब्दाली का अटैक से पूरी पूरी इंस्टेबिलिटी आ गई है उसको देखिए। अब यहाँ पर रघुनाथ राव मराठा सेना लेकर निकल पड़ते हैं और नॉर्थ तक पूरे मराठा को एक तरह से अच्छे से मराठा रीजन के अंडर मतलब सारा का सारा एरिया ले आते हैं और यहाँ पर तैमूर को भगा देते हैं लाहौर से, ठीक है जी। रिकैप्चर कर लेते हैं सारा का सारा एरिया मराठास, ठीक है जी। और मराठास यहाँ पर जो नॉर्थ प्रोविंस में जो लीडर्स थे जैसे कि जाट लीडर्स थे और राजपुतानास लीडर थे, ठीक है जी। इवन नॉर्थ में 6 लीडर थे, उनसे चोट भी लेते थे, ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ प्रोविंस में इवन मुगल्स भी, ठीक है, उनसे बेसिकली चोट लिया जाता था और पूरा का पूरा जो एक तरह से इन्फ्लुएंस था वो मराठास का ही था 1757 तक। 57 के बाद जो ये पूरा का पूरा इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था। जब रिकैप्चर करा तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली को हुआ कि अब इस एरिया को मैं दोबारा से यहाँ पर अपनी पकड़ बनाऊँ और जो मेरे सन को यहाँ से भगाया गया है मैं ये एरिया दोबारा से कैप्चर करूँ, ठीक है जी। पहले यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली ने कैप्चर करा, ठीक है जी, अपने बेटे को बैठाया, फिर मराठास ने इसको रिकैप्चर करा। अब यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली फिर से इन्वेड करने की प्लानिंग कर रहा है और ये एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और दिल्ली को दोबारा से रेड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। अब ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ हुआ क्या, अल्टीमेटली अहमद शाह अब्दाली ने
दिल्ली में इन्वेड करने की ठान ली, ठीक है जी। और 1759 के आसपास, ठीक है जी, ये मराठास को खबर मिली कि अहमद शाह अब्दाली फिर से दिल्ली आ रहा है, ठीक है जी। अब मराठास ने यहाँ पर जो बालाजी बाजीराव हैं, उन्होंने अपने जो कज़न ब्रदर हैं, मतलब अपने ब्रदर रघुनाथ राव की जगह अपने कज़न ब्रदर को भेजा, जिनका नाम था सदाशिव राव, ठीक है जी, सदाशिव राव। अब सदाशिव राव एज कम्पेयर रघुनाथ राव इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हालांकि इनको वार का एक्सपीरियंस था 5 to 10 ईयर्स का, बट डिप्लोमेटिक वाइज अगर देखा जाए तो रघुनाथ राव के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था और इनके पास नॉर्थ का एक्सपीरियंस भी नहीं था सदाशिव राव के पास, ठीक है। तो अगर हम समझें कि बालाजी बाजीराव को यहाँ पर भेजना चाहिए था रघुनाथ राव को, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, रघुनाथ राव ने खुद से मना कर दिया था, और भी बहुत सारी कंडीशंस थी, मैंने मराठा में डिस्कस किए, बट चलिए यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बट कंडीशन को समझिए कि सदाशिव राव को यहाँ पर भेजा गया कि अहमद शाह अब्दाली का जो इन्वेड है इसको रोकने के लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पर बालाजी बाजीराव ने अपने 20 ईयर्स सन को भी भेजा, जिनका नाम था विश्वास राव, ठीक है जी। अब यहाँ पर मराठा सेना आ गई 1 लाख के आसपास, ठीक है जी, अंडर सदाशिव राव, अहमद शाह अब्दाली को रोकने के लिए। अब अहमद शाह अब्दाली बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्ट्रॉन्ग था, चालाक था, ठीक है। उसने क्या किया, अवध का जो नवाब था सुहाजुद्दौला, आपने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा, सुहाजुद्दौला बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। ये इसका सुहाजुद्दौला का इस बैटल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है जी। ये पहले तो अंगेज चल रहा था अहमद शाह अब्दाली के, इससे पहले जितनी भी बैटल हुई हैं ये ऐसे समझो कि दुश्मन था अहमद शाह अब्दाली का सुहाजुद्दौला, लेकिन डिप्लोमेटिक वाइज अहमद शाह अब्दाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये अपने दुश्मनों को भी अपनी तरफ कर लेता था, ठीक है। इसको पता था कि मराठास के पास एक बहुत ज़्यादा आर्मी है, मतलब लार्जेस्ट आर्मी है, इसको अगर हमें सप्रेस करना है तो हमें सुहाजुद्दौला का तो सहारा लेना ही होगा। साथ में इसने रोहिला के एक नवाब थे, इनका नवाब कहो या किंग कहो एक ही बात है, इनका नाम था नाजिब उद दौला, ठीक है जी, इनको भी साथ ले लिया। और ऐसा कहा जाता है कि जो रोहिलास नवाब थे इन्होंने ही जो अवध के नवाब है इनको मनाया था कि आप यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली का साथ दीजिए, ठीक है जी। और ऐसे समझ लो कि ये बैटल 1761 में हुई थी, तो 1760 में अहमद शाह अब्दाली जो यमुना रिवर है इसके ईस्ट में पहुंच गया था अपनी सेना के साथ, ठीक है। और वेस्ट में पानीपत वाले रीजन में 1600-1500 किलोमीटर का एरिया कवर करते हुए मराठा सेना पहुंच गई थी। मतलब यमुना के वेस्ट में कौन थे, मराठास थे, और यमुना के ईस्ट में कौन थे, अहमद शाह अब्दाली की सेना थी, ठीक है जी। और अहमद शाह अब्दाली की सेना यहाँ पर भी थी, इस तरफ करनाल से आप आगे की तरफ कंसीडर कर सकते हो, और यहाँ पर भी थी, ठीक है। मतलब 2 तरह से इनको घेरा हुआ था मराठास को। अब मराठास यहाँ पर पानीपत में क्यों रुके, इनके पीछे कुछ रीजंस थे। मतलब यहाँ पर 1 लाख जो सेना आई थी, साथ साथ यहाँ पर ऐसा कहा जाता है 2-3 लाख तो सिविलियंस भी साथ आ गए थे इन सेना के, ठीक है। रस्ते में से सिविलियंस भी जुड़ते गए, क्योंकि 30-40 सालों में मराठास ने कोई भी युद्ध हारा नहीं था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे मराठास। तो सिविलियंस को लगा कि हम लोग भी इनके साथ निकल पड़ते हैं और आगे हम नॉर्थ में जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिविलियंस भी इनके साथ आ गए, ठीक है। अब ये पानीपत वाले रीजन में थे, यहाँ पर जो यमुना रिवर है ईस्ट में ये क्या कहते हैं अहमद शाह अब्दाली, और वेस्ट में ये। तो अहमद शाह अब्दाली ने जितने भी यहाँ पर रोज़ जो इनके फूड्स जो भी इनके प्रोडक्ट्स जाते थे, लाइक ऐसे समझो कि फूड प्रोडक्ट्स जो जाते थे इस आर्मी के लिए, जो मराठा आर्मी है दिल्ली से, वो यहाँ पर इन्होंने बंद करवा दिए, ठीक है। तो 2 महीने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो बिगड़ गई, ठीक है। इनको खाना भी नहीं मिलता था आर्मी को, और जो ये 2-3 लाख सिविलियंस थे इनकी भी हालत बहुत बुरी हो गई। तो मराठास को लगने लग गया कि या तो हम वार लड़ें, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, ठीक है जी। तो मराठास ने डिक्लेयर कर दिया कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1761 हम वार लड़ेंगे एंगेस्ट अहमद शाह अब्दाली, ठीक है जी। अब अहमद शाह अब्दाली के एंगेस्ट जब वार हुआ तो स्टार्टिंग में तो मराठास काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है जी। ऐसे समझ लो कि स्टार्टिंग में 2-3 घंटे में मराठास काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड में थे। उस समय सदाशिव राव को मतलब सदाशिव राव ने देखा कि जो विश्व राव है वो इनको देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है, मतलब दिख नहीं रहे हैं। तो ये इनको देखने के लिए जब नीचे उतरते हैं हाथी से, तो जब सेना मुड़कर देखती है तो राजा ही नहीं है। तो सेना को लगता है कि जो सदाशिव राव हैं कहीं उनकी डेथ तो नहीं होगी, और सेना का मनोबल टूट जाता है। और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली पूरा का पूरा बैटल
यहाँ पर ओवरटेक कर लेते हैं और ये बैटल को जीत जाते हैं। और खैर ये भी आपको जानना जरूरी है कि अहमद शाह अब्दाली को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था सिराजुद्दौला की तरफ से, और इसके पास आर्टरी गन्स बहुत ही एडवांस लेवल की थी, ठीक है। तो ये बैटल में अहमद शाह अब्दाली की पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मराठास के पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। कुछ ये एरोगेंट भी हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर जाट लीडर सूरजमल थे, वो भी आए थे इनकी सपोर्ट में, लेकिन मना कर दिया था। और ये चाहते तो यहाँ पर सिख लीडर्स की भी हेल्प ले सकते थे, जाट लीडर्स की हेल्प ले सकते थे, इवन राजपूतों की हेल्प ले सकते थे, लेकिन राजपूत जो थे वो कुछ ज़्यादा मराठास के साथ एक होल्ड इनका मतलब अच्छा नहीं था, फ्रेंडशिप अच्छी नहीं थी, क्योंकि मराठास काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूली करते थे। और मराठास जब भी इन्वेड करने आते थे, जैसे अहमद शाह अब्दाली, तो इनको भगाने आ जाते थे मराठास। तो इस एरिया में जो इंस्टेबिलिटी आती थी वो ऐसा लगता था राजपूतों को और जाट लीडर्स को और सिख लीडर्स को ये मराठा की वजह से ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन को समझते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मराठास अकेले रह गए थे और अहमद शाह अब्दाली ने एक लोकल लीडर का सहारा लिया इस बैटल को जीतने के लिए। बाद में यहाँ पर एक दिन में सबसे ज़्यादा कत्ल हुए, ठीक है जी, मतलब बहुत ही ऐसे समझो ब्रूटली ये बैटल लड़ी गई थी, ठीक है। 1 लाख के आसपास मराठा सैनिक मारे गए और मराठास के जो लोग वो घरों में छुप गए थे हरियाणा वाले रीजन में, तो घरों से निकाल के उनको मारा गया। जो लेडीज़ थी, जो गर्ल्स थी, उनको स्लेव बनाकर लेकर जाया गया। तो बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी, मराठास यहाँ पर एक तरह से सप्रेस्ड हो गए थे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हम डिटेल में क्यों डिस्कस करते हैं इतनी, मैंने आपको पहले भी बताया 5 क्वेश्चन हैं और आपको याद होने चाहिए क्वेश्चन में जितने भी मतलब पॉइंट्स आपसे पूछे जाएं एग्जामिनर में, किसी भी हाफ पर आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्विज है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया व्हाट वाज द पर्पस ऑफ व्हाइटले कमीशन, ठीक है जी। नेक्स्ट जो मंडे वाला सेशन होगा इसमें हम सभी के सभी कमीशन डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कमीशन से, ठीक है जी। EPFO का पेपर भी आ रहा है तो उसमें तो आता ही मॉडर्न हिस्ट्री है और आपके एग्जाम में भी मॉडर्न हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट रहेगा, ठीक है जी। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ठीक है जी। बी है टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन। सी टू ड्रा अ प्लान फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म ऑफ इंडिया टू डेवलप अ कम्प्रीहेंसिव स्कीम फॉर सिविल सर्विस इन इंडिया, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाइटले कमीशन। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन द चार्टर एक्ट 1833, ठीक है जी। 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट चलिए पहले एक बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर टू बी अबॉलिश्ड। बी द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल, ठीक है जी। सी ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्म्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है जी। एंड डी एंड इंडिया वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में आए, इवन UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए होपफुली इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा, इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी, इंडियन वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है जी। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इंडियन ही होना चाहिए, मतलब आप यहाँ पर कंडीशन समझिए। अब चार्टर एक्ट 1833 जब आया था, इसको ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेसिकली एक तरह से इस्टेब्लिश करने के लिए लाया गया था ये चार्टर एक्ट, या ऐसे समझो इसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे रखी थी, पहले इनसे मोनोपोली छीनी गई 1813 में, ठीक है जी। उसके बाद 1833 में जो मोनोपोली है, मतलब 1833 में मोनोपोली रहने दी थी टी में और चाइना के साथ ट्रेड में, और ये कंप्लीट मोनोपोली छीन ली गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है जी। अब मोनोपोली ऑफ ट्रेड चला गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से, ठीक है जी। साथ साथ कंट्रोल ऑफ कंपनी, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप सिर्फ कंट्रोल करिए, ठीक है जी, और पॉलिटिकल वाइज अपने आप को यहाँ पर एस्टैब्लिश कीजिए। ट्रेड की मोनोपोली आपसे हम ले रहे हैं, ठीक है जी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ही आप अपना यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाइए, ठीक है जी। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदलकर यहाँ पर इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिंक थे, ठीक है जी। और जैसे कि यहाँ पर ये डी ऑप्शन के थ्रू अगर हम देखें, ठीक है जी, जो कि बेसिकली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सही आंसर नहीं है। इंडिया वाज टू अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, इंडिया को अपॉइंट नहीं करा गया था, मतलब इंडियन को अपॉइंट नहीं करा गया था, तो इसी वजह से ये आपका सही आंसर नहीं है। बाकी यहाँ पर कंडीशन सही है, ठीक है। तो जो लॉ ऑफिसर है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये एड ऑन करा गया था, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए 1830 के एक्ट में यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसमें 3 ही मेंबर रह सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन 1833 में जो ये 3 मेंबर की जगह यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर को ऐड करा गया और ये लॉ ऑफिसर था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ही अपॉइंट करा जाता था, मतलब ये यूरोपियन ही होता था। और फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन थे? लॉर्ड मैकेनले, ठीक है जी। और लॉ ऑफिसर क्यों बनाए गए थे, क्या रीज़न था? यहाँ पर इंडिया में ऐसे समझ लो लॉ बनाने के लिए या फिर टू कॉडिफाई ऑल इंडियंस लॉ, इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफिसर की पोस्ट को ब्रिटिशर्स ने एड ऑन करा था, ठीक है जी। अब ब्रिटिश पॉपुलेशन भी हमारे इंडिया में काफ़ी आ रही थी उस समय, ठीक है जी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अगर लेजिस्लेटिव के पास पावर रहेगी, मतलब यहाँ पर प्रोविंस लेजिस्लेटिव के पास पावर रहेगी तो वो ठीक नहीं है, तो इस एक्ट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव को पावर दे दी गई थी, ठीक है जी। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाई गई थी, सारी की सारी पावर इन्हीं के पास थी, ठीक है जी। और इस एक्ट को चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट को हम सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं, सेंट हेलिना एक्ट। अब ये क्यों कहते हैं, इसका क्या रीज़न है, ठीक है जी, इसको समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर है साउथ अमेरिका, ठीक है जी, और यहाँ है अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम था सेंट हेलिना, हेलिना, ठीक है जी, हेलिना आइलैंड। अब ये आइलैंड को यूज़ करा जाता था जब भी कोई भी यूरोपियन हमारे इंडिया में आता था, ठीक है, मतलब यहाँ पर स्टे करा जाता था, ऐसे समझ लो। 1659 में ब्रिटिशर्स ने इस पे कब्जा किया, पहले इस पे पुर्तगीज़ रूल करते थे, फिर से 1659 में इसमें ब्रिटिशर्स का रूल चला गया, फिर डच ने ब्रिटिशर्स से हथियार लिया, फिर ब्रिटिशर्स ने डच वालों से वापस ले लिया। 1673 के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया, ठीक है, कि आप यहाँ पर भी इस मतलब आइलैंड पर आप रूल कीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है जी। और 1815 में इसी आइलैंड पर नेपोलियन को रखा गया था बंदी बनाकर, ठीक है जी, मतलब इम्प्रीजमेंट के तौर पे नेपोलियन को यहाँ लाया गया था, ठीक है जी। 1821 में नेपोलियन की डेथ भी यहीं हुई थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है सेंट हेलिना आइलैंड से, ठीक है जी। अब सेंट हेलिना एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में सेंट हेलिना की जो राइट्स हैं वो कंप्लीटली चले गए थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास, मतलब यहाँ पर क्राउन रूल एस्टेब्लिश हो गया था सेंट हेलिना आइलैंड में, ठीक है जी। इंडिया में अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे राइट्स, ठीक है जी, यहाँ पर राइट्स चले गए थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें चार्टर एक्ट में कौन सा आपका प्रोविजन नहीं है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, सेकंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, एंड थर्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि वुड डिस्पैच में जो बेसिकली एक मतलब यहाँ पर कंडीशन रखी गई थी कि जो एजुकेशन होगी प्राइमरी लेवल पर वो वर्नाकुलर होगी, मतलब रीजनल बेसिस पर ही वो एजुकेशन दी जाएगी प्राइमरी लेवल पर, ऐसे समझ लो 5th तक प्राइमरी लेवल पर वर्नाकुलर ही यहाँ पर यूज़ करा जाएगा, मतलब रीजनल लैंग्वेज इसको यूज़ करा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं होगी। बाकी यहाँ पर वुड डिस्पैच को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए जी, अब वुड डिस्पैच बेसिकली कब आया था और ये वुड्स कौन थे? चार्ल्स वुड्स ये एक पर्सन का नाम था, और ये पर्सन कौन थे? ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ठीक है जी, एमपी थे ब्रिटेन में, ठीक है जी। और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का 1852 और 1855 में, ठीक है जी। और इन्होंने ही रिकमेंड दिया था कि इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म आने चाहिए, ठीक है जी। और 1854 में वुड्स डिस्पैच को भेजा गया डलहौजी के समय में, डलहौजी का इस समय रूल चल रहा था हमारे इंडिया में, ठीक है जी। और मैग्ना कार्टा ऑफ इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे के रीज़न समझेंगे हम। देखो, वैसे अगर हम समझें कि ब्रिटेन के द्वारा जो इंडिया में एजुकेशन पर्पस के लिए क्या इससे पहले कुछ
एफर्ट्स नहीं करे गए थे? बिल्कुल करे गए थे। 1830 के अगर हम चार्टर एक्ट में देखें, उस समय भी मॉडर्न इंग्लिश को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था, इवन एजुकेशन बजट भी यहाँ पर रखा गया था। चलिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें ब्रिटेन के द्वारा बजट कितना रखा गया था एजुकेशन पर्पस वाइज। ठीक है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है जी, 1847 में यहाँ पर IIT रुड़की आ गया था। ठीक है जी, तो एफर्ट्स तो इससे पहले भी करे जा रहे थे IIT रुड़की। ठीक है जी, लेकिन 1854 में जब वुड्स डिस्पैच आया तो इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया? इसका रीज़न था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट पास हुई थी। ठीक है जी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को हर प्रोविंस में यहाँ पर लाया जाए, ये वुड डिस्पैच का कहना था। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में जो यूनिवर्सिटीज़ बनी थी वो भी वुड डिस्पैच के बाद ही बनी थी 1857 में। विद इन 3 ईयर्स यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी। ठीक है जी, और सेम लेवल की जो ब्रिटेन में देखने को मिलती थी। ठीक है जी, और एवरी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल्स हों। ठीक है जी, साथ साथ वुमेन एजुकेशन की यहाँ पर बात करी गई थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन दी जाएगी उसमें ये पॉइंट रखा गया था कि वो वर्नाकुलर हो, मतलब रीजनल लैंग्वेजेस पे वो आपको यहाँ पर एक तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, ये इसकी रिकमेंडेशन थी वुड डिस्पैच की। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगी, बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर डिटेल आप एक बार देख सकते हैं, बाकी जितनी भी मैंने आपको डिटेल बताई है उसको नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है जी, और इसी के बाद हमने देखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंट्रोवर्सी। अब इस कंट्रोवर्सी को हम बाद में समझेंगे, पहले एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस। ठीक है जी, बी इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज। ठीक है जी, सी रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विद रिगार्ड्स टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, एंड डी रिमूवल ऑफ अ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विद रिगार्ड्स टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। अब इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है जी, देखिए 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था, और इस समय हमारे देश के वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, और लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर था वो था 1880 से लेकर 1884। ठीक है जी, और लॉर्ड रिपन के समय में लॉ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर होते थे, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो लॉ मेंबर थे उनका नाम था CP इल्बर्ट। मैंने अभी आपको बताया था ना 1833 में लॉ मेंबर का कंसेप्ट आया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो यही बेसिकली जो लॉ मेंबर थे इस समय रिपन के समय में, उनका क्या नाम था? CP इल्बर्ट। ये इनका थोड़ा सा नाम अजीब है, आप CP इल्बर्ट ही याद रख सकते हैं। ठीक है जी, अब 1833 में बने थे मैगनले। ठीक है जी, अब ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जब इल्बर्ट ने ये इल्बर्ट बिल लाया। ठीक है जी, अब इल्बर्ट बिल में क्या था मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम ईजी लैंग्वेज में इसको समझें। इस बिल में रखा गया था कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है जुरिस्डिक्शन में, उसको रिमूव करा जाए। ठीक है जी, रिमूव ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम जुरिस्डिक्शन, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, जो यूरोपियंस हमारे इंडिया में आते हैं, अगर वो ऐसा कोई क्राइम करते हैं तो उन पर सज़ा सुनाने का हक रहेगा इंडियन जजेस का भी। ठीक है, पहले ये हक नहीं था, तो इस बिल में इसी को इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है जी, मतलब इंडियन जज भी यहाँ पर इंडिया में रहने वाले जो यूरोपियंस हैं उनके केस हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें। लेकिन इस बिल के पास होते ही जो इंडिया में यूरोपियंस रह रहे थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इवन जो यूरोप मतलब ब्रिटिश में जो मतलब ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भी हंगामा शुरू कर दिया कि ये बिल पास कैसे हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ रहे वो यूरोपियन गर्ल्स के थे। ठीक है जी, ब्रिटेन की जो नारी शक्ति थी वो आगे आई और उन्होंने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इवन बंगाल में जितने भी मेल हैं उनके करैक्टर पर ही सवाल उठा दिया था कि वो करैक्टरलेस हैं, वो हमारी जो केसेस होंगे उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ऐसा ऐसा, मतलब ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे जो ब्रिटेन की नारी शक्ति थी। ठीक है जी, और इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनको ये यहाँ पर डर हो गया कहीं हमारी रोटी ना चली जाए। अभी तक तो हम फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और फार्मर से यहाँ पर मारपीट करके हम इंडिगो की खेती करवा रहे हैं। अगर यहाँ पर इंडियन जज डिसीज़न लेने लगा तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और हम लोग ये जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में रहने वाले जो यूरोपियंस थे वो तो परेशान थे ही इस बिल के बाद। ठीक है, और एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी यहाँ पर देखा जा रहा था, इस एंगल के साथ भी यहाँ पर जोड़ा जा रहा था। और ये एंगल कब कंसिडर हुआ? जब ब्रिटेन के लोगों ने
इस तरह की आवाज़ उठाई कि इंडियंस हमारी यहाँ पर, मतलब इंडियंस हमारे लोगों को सज़ा देंगे, मतलब ब्लैक पीपल हम लोगों को यहाँ पर या ब्राउन पीपल हम लोगों को यहाँ पर सज़ा देंगे, तो उनकी ईगो हर्ट होगी। ठीक है जी। तो जब बात ईगो पे जाती है तो बहुत ज़्यादा एक तरह से ये इस बिल की कंट्रोवर्सी हुई और इसी वजह से इस बिल को एक तरह से 1884 में कैंसिल कर दिया गया। ठीक है जी। तो रेसिज्म बहुत हाई लेवल पर था, नेक्स्ट लेवल पर था इस बिल के बाद, और इसी वजह से ये बिल कैंसिल हो गया। ठीक है जी। मतलब इस बिल को लागू नहीं करा गया। ठीक है जी, ऐसे समझ लो, या फिर कैंसिल कर दिया। अब 1884 में इस बिल के बिहाफ पर, या ऐसे समझो कि डिलीटेड फॉर्म में अगेन इस बिल को लाया गया, लेकिन इस समय इल्बर्ट बिल का नाम क्या था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या था, इंडियन जज को परमिशन तो दे दी गई कि आप यूरोपियंस के केस हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर T&C अप्लाई कर दिया गया, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करा गया कि अकेला इंडियन जज यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकता। अगर मान लो कि यहाँ पर इंडियन जज है तो यहाँ ज्यूरी डिसीजन लेगी। ठीक है जी। ज्यूरी आपने देखा होगा आजकल जो रियलिटी शोज होते हैं, यहाँ पर ज्यूरी डिसीजन लेती हैं, डांस इंडिया डांस, लाइक एस, है ना, समझ गए होंगे आप क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ऐसे समझ लो कि यहाँ पर इंडियन जज हैं तो 50% यहाँ पर ज्यूरी जो होगी वो यूरोपियंस होगी। ठीक है जी। 4 अगर जज हैं तो 2 यूरोपियन होंगे और 2 इंडियंस होंगे, ऐसे समझ लो। मतलब ये 2 तो होने जरूरी हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, यूरोपियंस कम नहीं होंगे। ठीक है, 3 हो जाए, इवन 4 तो चलो फिर यहाँ पर ज्यूरी वाला कंसेप्ट ही चला जाएगा। मतलब अगर इंडियन जज है तो ज्यूरी वाला कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है जी। तो सिंपल है इल्बर्ट बिल, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया, और जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं याद रखना, समटाइम्स पूछ लिया जाता है इल्बर्ट बिल जो बेसिकली एक डिल्यूटेड फॉर्म में अगेन इसको लाया गया था, उसका नाम क्या है? तो आपने याद रखना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884। ठीक है जी। और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, PDF आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।